स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूं तुम लोग अच्छे होगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं जो एक सब्जेक्ट छूट गया था, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो थोड़ा हम मैंने ये छोटा सा साइटोप्लाज्म के बारे में तुम लोगों को थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं। उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले साइटोप्लाज्म, it is a semi-fluid matrix occupied volume of cell। साइटोप्लाज्म क्या है कि सेल का यह स्मॉल जो है फ्लूइड मैट्रिक्स है जो सेल के अंदर अधिक से अधिक मात्रा को कवर करता है। इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। यह जो होता है वह प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। इट इज मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज यानी कि मेटाबॉलिज्म इन प्लांट एंड एनिमल्स। यही एक मेन एरिया होता है जिसमें प्लांट हो या एनिमल सेल हो, उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वह इसी जगह पर, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट में जो है, द साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और यह सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और जेली लाइक सब्सटेंस होता है that suspend organelles and facilitate cell functions। जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और यह उसके सारे फंक्शन को फैसिलिटेट करता है। इट इज साइट फॉर सेलुलर ट्रांसपोर्ट। यह सेल के अंदर जो एक ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का या सब्सटेंस का, ऑर्गेनेल्स एंड न्यूट्रिएंट्स are moved throughout the cell by a process called cytoplasmic streaming। cytoplasmic streaming which is especially important in plant cell। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट सेल के लिए। नेक्स्ट में है कि इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल शेप। यह सेल को शेप भी देता है और मेंटेन्स स्टोरेज एंड बफर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। दिस इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे उसमें हम पहले के वीडियो में हमने तुम लोगों को बताया था ऑस्मोसिस। तो कुछ कमेंट्स आए हैं बच्चों का, कुछ क्वेश्चन है कि सर ऑस्मोसिस भी जो होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और डिफ्यूजन भी होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो आखिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि ऑस्मोसिस ये क्या है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन ये जो होता है यह सिर्फ सॉल्वेंट का होता है। ऑस्मोसिस हमेशा सॉल्वेंट का होता है। तो सॉल्वेंट किसको कहते हैं? सॉल्वेंट हम कहते हैं फ्लूइड को, यानी कि वाटर। सॉल्वेंट हम किसको कहते हैं? फ्लूइड को, यानी कि वाटर को हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये जो होता है ऑस्मोसिस, ये होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट में। और इसके लिए एक ये जो होता है थ्रू
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसको होने के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। जैसे मान लो कि यह एक सेल है और इसके ऊपर ये एक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या होगा, अगर वाटर अंदर जा रहा है या अंदर से वाटर बाहर आ रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन, ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा ऑस्मोसिस, यही कहलाएगा एक जो ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक जो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस। यानी कि अगर सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, वाटर अगर सेल के अंदर जा रहा है तो ये कहलाएगा इंडो ऑस्मोसिस, और अगर सेल से बाहर जा रहा है तो ये कहलाएगा एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा सॉल्यूशन के बारे में, हमको जानना पड़ेगा सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए जैसा कि हम जानते हैं सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो सॉल्यूशन होता है तीन तरह का, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन पे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस भी आते हैं, खासकर जब नीट का एग्जाम देने जाओगे तो इसमें बहुत सा क्वेश्चन सॉल्यूशन के ऊपर होता है। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये हमको समझ लेना है। इसके बाद हम तुमको बताएंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट जो होता है ना, सॉल्यूट की मात्रा जो होती है यह कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। कहा, सेल के अंदर, कहा, सेल के अंदर। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट जो होगा वो कम होगा, सॉल्वेंट कम होगा। और आइसोटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की मात्रा जो होगी वह क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, वह क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा सेल के साथ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा सेल के साथ। तो देखो अगर मान लो ये सेल के अंदर और बाहर दो तरह का एनवायरनमेंट होता है, तो हमने ये तीन जार लिया, हमने ये तीन जार लिया और इसके माध्यम से हम तुम लोगों को समझाएंगे कि ये तीनों सॉल्यूशन क्या है। अब जैसे देखो इसमें देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। अब इसमें देखो
सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्वेंट की संख्या क्या है। तो यहां देख रहे हो कि सेल के अंदर सॉल्वेंट की संख्या क्या है, अधिक है। क्या है बेटा, अधिक है। और सेल के बाहर क्या है, सेल के बाहर क्या है, कम है। सेल के बाहर कम है। तो अब क्या होगा, अब इसमें बताओ तो ऑस्मोसिस कैसे होगा। ऑस्मोसिस होगा कि सेल के अंदर का जो वाटर है, सेल के अंदर का वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन किसके पास है, हायर कंसंट्रेशन है बेटा सेल के पास, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन है सेल के बाहर। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। नतीजा क्या होगा, इस ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो ऐसी स्थिति में सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। और इसका श्रिंक होना ही क्रीनेट कहलाता है। और ये होगा किसमें, एनिमल सेल में। किसमें होगा, एनिमल सेल में। लेकिन जब यह प्लांट सेल में जाएगा तो प्लांट सेल में यही प्रक्रिया अगर होती है तो वह कहलाएगा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस यानी कि प्लाज्मा का टूटना, ये कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यही कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब आ जाओ, ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ये क्या है, यहाँ क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है और यहाँ क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। अब यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होगा, यह ऑस्मोसिस कैसे होगा, अब यह ऑस्मोसिस होगा, ये वाटर जो होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होगा। नतीजा क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, सेल क्या कर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, यानी कि सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और इट कैन बी बस्ट, इट कैन बी बस्ट, यह फट भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब घर में देखते होंगे कि खीर बनता है तो उसमें हम लोग किशमिश डालते हैं। तो देखते हैं कि जब हम किशमिश डालते हैं तो किशमिश के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वेरी लो होता है, इसीलिए किशमिश श्रिंक होता है, पिचका हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको खीर के अंदर डालते हैं तो किशमिश देखते हैं कि स्वेल कर जाता है और कभी कभी बस्ट भी कर जाता है। तो यानी कि से उस किशमिश से बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई था और किशमिश के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो था, वहां पर ऑस्मोसिस हुआ, उसके कारण से वह सेल यानी कि किशमिश बस्ट कर गया या स्वेल कर गया। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अब आ जाओ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है
वह सेम होता है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। इस कंडीशन में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर आएगा, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या श्रिंक कर सकता है, सेल क्या बस्ट कर सकता है। तो आंसर होगा ना तो सेल श्रिंक कर सकता है ना ही सेल बस्ट कर सकता है। इस कंडीशन में कोई चेंजेस सेल के अंदर नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, सेल के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। अब दूसरी तरह से समझो, रसगुल्ला कभी खाए हो, रसगुल्ला, रसगुल्ला का रस कैसा होता है, रसगुल्ला का रस जो होता है उसमें क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्यूट यानी कि शुगर, सॉल्यूट यानी कि शुगर, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि तो क्या होगा, रसगुल्ले का रस हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन गुलाब जामुन का रस देखो, गुलाब जामुन का रस काफी थिक होता है, मोटा होता है, उसमें क्या होता है, वाटर की मात्रा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। और वैसा जो सॉल्यूशन है गुलाब जामुन का जो सॉल्यूशन होगा वह कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो जिसमें सॉल्यूट और वाटर दोनों बराबर होते हैं, जैसे जलेबी का सॉल्यूशन, जलेबी का रस, जलेबी का रस अगर आप लोग देखोगे तो वो जो उसका जो रस होता है, वो जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम चीनी मिलाते हैं तो ये हो गया, ये जो हम चीनी मिलाए, चीनी हो गया सॉल्यूट प्लस पानी हो गया सॉल्वेंट, और दोनों को मिक्स कर दिए, घोल बना दिए, तो वो हो गया शरबत। तो शरबत जो होगा वो हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम ऑस्मोसिस को तुम लोगों को समझाए। अब आशा करता हूं कि तुम लोगों को ऑस्मोसिस और सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं आगे डिफ्यूजन। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। अब देखो डिफ्यूजन होता कैसे, जैसे डिफ्यूजन में सबसे पहले नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो ये एक ग्लास है और इस ग्लास में हमने यहां पूरा ग्लास में हमने वाटर रख दिया, ये हो गया वाटर हमने रख दिया पूरे ग्लास में। अब इसमें हम एक दो ड्रॉप हम इंक डाल देंगे, एक दो ड्रॉप हम क्या डाल देंगे, ब्लू या ब्लैक इंक डाल देंगे। और ये कांच का ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। अब जब इसमें वाटर आएगा अंदर तो क्या होगा,
पहले तो धीरे धीरे ये नीला होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद तुम देखोगे कि पूरा ग्लास जो है वह ग्लास का पानी ब्लू हो गया। पूरे ग्लास का पानी क्या हो गया? ब्लू हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ। यहाँ की इसका जो मॉलिक्यूल था, ये इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो लो था। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? हाई था। नतीजा क्या है कि अब ये इसको धक्का मार मार कर कि तुम हमारे तरफ मत आओ, उधर जाओ, तुम हमारे तरफ मत आओ, उधर जाओ, इस तरह से इंक के मॉलिक्यूल को, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो धक्का मारते 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 उसको पूरे ग्लास में फैला दिया। तो एक एग्जाम्पल डिफ्यूजन का ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कि कुछ लोग एक रूम में बैठे हैं, कुछ लोग एक रूम में बैठे हैं और तुमने उस रूम में आकर हल्का सा एक एयर फ्रेशनर प्रेस कर दिया। कुछ देर के बाद देखा जाता है कि पूरे रूम में एयर फ्रेशनर की खुशबू फैल जाती है। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके अलावा एक अनदर एग्जांपल से तुम लोगों को समझाते हैं कि घर में अगर पूजा या आराधना करते हो, उस कंडीशन में पूजा आराधना क्रम में हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम तो पूजा के पास अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा जाता है कि उस अगरबत्ती की खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि उसको किसी नो मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। प्लस यह सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसी में भी हो सकता है। ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा? ऑस्मोसिस में हमने देखा कि यह सिर्फ सॉल्वेंट में होगा, यह सिर्फ सॉल्वेंट में होगा। लेकिन यहां हमने देखा, डिफ्यूजन में हमने देखा कि यह सॉल्यूट में भी हो सकता है और सॉल्वेंट में भी हो सकता है। तो इस प्रकार तुमको आज ये क्लियर हो गया होगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। तो हमने वो ऐसे बेसिकली तुम लोगों को न्यूक्लियस का डायग्राम बना के मैं प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। This is the structure of nucleus. ये है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप इसको कहते हैं न्यूक्लियर
पोर, ये है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, दिस इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और ये है न्यूक्लियो प्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर इन्वेलप किसको कहेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप हम कहेंगे तो द गैप बिटवीन टू मेम्ब्रेन, द गैप बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप, इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। और न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियर पोर का फंक्शन ये है कि इसी के अंदर से, इसी के सहारे जो है यह क्रोमैटिन डीएनए या आरएनए बाहर आता है, डीएनए एंड आरएनए बाहर आता है। अब देखो न्यूक्लियोलस क्या है? मान लो कि जो ये क्रोमैटिन फाइबर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं इतना डेंस हो जाता है, इतना उलझा हुआ हो जाता है कि वह एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है जिसको हम न्यूक्लियोलस के रूप में जानते हैं। अब आओ इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। स्वाभाविक है कि ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यह सेल की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो। दूसरा, यह जो है यह ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया ट्रांसफर, ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक information from one generation to next, यानी कि एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है वह न्यूक्लियस के द्वारा होता है। उसके बाद यह जो है, रुको मैं इधर ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर तुम लोगों को मैं बताता हूं। और क्या होगा उसके बाद जो होगा कंट्रोल सेल डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है सेल के डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम जो होता है वह न्यूक्लियस करता है। साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस का में भी मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करता है। फॉर दैट रीजन न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल ये इसलिए कहते हैं कि यह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है सेल के हर ऑर्गेनेल्स के बीच में, यानी कि सेल के हर ऑर्गेनेल्स के बीच में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटिंग करने का काम करता है। साथ ही साथ यह स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन
स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और यह रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन में भी, सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनाने का काम भी करता है। साथ ही साथ सिंथेसिस का मतलब तुम लोग को थोड़ा सा कर, सिंथेसिस का मतलब तुम लोग समझते हो बनाना, जी नहीं। सिंथेसिस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल को मिलाकर अगर कोई एक नया मॉलिक्यूल बनाया जाता है, उसे ही हम सिंथेसिस कहते हैं। और क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन नाम सबसे पहले फ्लेमिंग ने दिया था। फ्लेमिंग, क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन की कोष, क्रोमैटिन का न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन होता है, उसका नाम सबसे पहले फ्लेमिंग ने दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैंने न्यूक्लियस कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करूंगा।